हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, मैंने आपको एनिमल टिश्यूज़ के नोट्स भेज दिए हैं और जब हमारी गूगल मीट हुई थी लास्ट टाइम तो मैंने आपको एक एनिमल टिश्यू के बारे में बताया था, दैट वाज एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों, इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ की पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर साथ में देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू की डिटेल। बच्चों, आपको पता है मैं जब भी टिश्यूज़ की बात करता हूँ मैं बायोलॉजिकल हायरार्की की बात ज़रूर करता हूँ। अब तक आप सबको याद हो गया होगा, बायोलॉजिकल हायरार्की मीन्स सेल आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन, ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम और कितने सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बच्चों, हमारी बॉडी में टिश्यू किस प्रकार से फंक्शन करते हैं उसे समझने के लिए उसने कुछ बॉडी फंक्शंस की बात की है। अकॉर्डिंग टू आवर बुक, जब भी हम ब्रीथ करते हैं हम अपनी चेस्ट की जो मूवमेंट्स हैं उसको फील कर सकते हैं चेस्ट के ऊपर हाथ रख के। हम देखते हैं, हम फील करते हैं कि ब्रीथिंग के दौरान बच्चों दो प्रोसेस होते हैं। वन इज़ इंस्पिरेशन, जब हम ऑक्सीजन रिच एयर अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, एंड द अदर इज़ एक्सपीरेशन, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इसके दौरान हमारी जो चेस्ट है वो ऊपर नीचे होती है, जिसको हम आसानी से फील कर सकते हैं। असल में बच्चों वो हमें बताना चाहता है कि चेस्ट की ये जो मूवमेंट हम फील करते हैं ये मसल सेल्स के कारण है। किसके कारण है? मसल सेल्स के कारण। और जो मसल सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में एक प्रकार का टिश्यू बनाते हैं जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और मसल सेल्स मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हमें पहले से पता है, क्योंकि जो मसल सेल्स हैं उनकी दो प्रॉपर्टी हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो छोटे भी हो जाते हैं, रिलैक्सेशन मतलब वो बड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करना भी जानते हैं और रिलैक्स करना भी जानते हैं, इसलिए वो हर प्रकार की मूवमेंट हमारी बॉडी में लाते हैं। बच्चों, जितनी भी मूवमेंट्स हमारी बॉडी में होती हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ मसल्स। तो बच्चों, मैं आपको फिगर 6.8 दिखा रहा हूँ। सबसे नीचे देखिए आप, ये बच्चों एक मसल सेल है। मसल सेल थोड़ा सा एलोंगेटेड होता है, इसे हम मसल फाइबर भी कह देते हैं। उसने लिखा है स्मूथ मसल फाइबर। ये स्मूथ क्या है बच्चों, स्ट्रेटेड क्या है, कार्डियक क्या है, ये आपको बाद में पता चलेगा जब हम मसल्स की डिटेल पढ़ेंगे। तो एक मसल फाइबर है, मसल सेल, जिसने आपस में मिलके एक मसल बना दिया, और वो जो मसल है फिर स्टोमक के साथ उसने शो किया है, मतलब कि जो स्टोमक है उसके पास मस्कुलर टिश्यू होता है। बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू हैं और वो चारों प्रकार के टिश्यू हर ऑर्गन में पाए जाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में उसने हमें स्टोमक दिखाया है, दिस इज़ द स्टोमक, और इस स्टोमक में उसने हमें मसल्स दिखाए हैं और बाद में उसने हमें मसल सेल भी दिखाया है। इसी प्रकार से जो बाकी 3 टिश्यू हैं वो भी बॉडी के हर ऑर्गन में होते हैं। और बच्चों, अब तक आपको लर्न हो गया होगा हमारी बॉडी में 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो बच्चों, इन चारों के नाम याद कर लो। अगर हम इन चारों के नाम याद कर लें तो हमारे 2 नंबर तो पक्के हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बच्चों, हम अब एक और फंक्शन की बात कर रहे हैं, वो है ब्रीथिंग। और हाँ, खैर ब्रीथिंग हमने देख लिया। ब्रीथिंग के दौरान वो बता रहा है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। बच्चों, जो भी ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचती है उसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक लेके जाना, बॉडी के अलग अलग सेल्स तक लेके जाना, ये काम ब्लड का होता है। हमारे जितने भी बॉडी सेल्स हैं उन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब ऑक्सीजन कहाँ है? लंग्स में। अब ऑक्सीजन लंग्स में है और बॉडी के प्रत्येक सेल को उसकी ज़रूरत है।
अब रोल आता है ब्लड का। ब्लड ऑक्सीजन लेता है लंग्स से, उसको बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स तक लेके जाता है ताकि सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की मदद से फूड की ब्रेकडाउन करें और हमें मिले एनर्जी। उस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से हटाना और लंग्स तक लेके जाना, ये काम भी ब्लड का होता है। इसके अलावा ब्लड क्योंकि हमारी बॉडी में फ्लो करता है तो ये काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। उदाहरण के तौर पे जो ब्लड है वो एलिमेंट्री कनाल से डाइजेस्टेड फूड लेता है और उसे बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है। उसी प्रकार से सेल्स में जो वेस्ट मटेरियल्स बनाए होते हैं ब्लड सेल से लेता है, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए लीवर तक लेके जाता है, किडनी तक लेके जाता है। बच्चों, इन दो फंक्शंस में हमने मसल्स की बात की, ब्लड की बात की, और ये दोनों एक प्रकार के टिश्यू हैं। जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी में मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं और जो ब्लड है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। तो बच्चों, अभी हम बात करने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की। बच्चों, आपको याद होगा मैंने गूगल मीट पे जो क्लास दी थी उसमें मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि वेयर देयर इज़ ए सरफेस देयर इज़ एपिथेलियल टिश्यू। मतलब जहाँ कहीं भी सरफेस होगा वहाँ एपिथेलियल टिश्यू होगा। और मैंने कहा था कि जब भी आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूछा जाए, यू जस्ट लुक ऑन योर स्किन। आपको सिर्फ अपनी स्किन की तरफ देखना है। आपकी स्किन बच्चों एक प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू है। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, लिवर हैं, सभी का अपना अपना सरफेस है। उनके पास बाहर वाला सरफेस भी है, उनके पास अंदर वाला सरफेस भी है। बच्चों, जैसे कि हम हार्ट की बात करते हैं, अब जो हार्ट है उसके बाहर भी सरफेस है और आपको पता है कि जो हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर हैं और उन 4 चैम्बर का अंदर वाला सरफेस भी है। तो जहाँ कहीं सरफेस होगा वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होगा। इसका मतलब कि जो हार्ट का बाहर वाला सरफेस है वहाँ भी एपिथेलियल टिश्यू है और हार्ट के जो अंदर 4 चैम्बर हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड हैं। तो बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसे हम कवरिंग टिश्यू कहते हैं, इसे हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इसका मेन फंक्शन ही प्रोटेक्शन है। एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। जैसे हमारी स्किन का क्या फंक्शन है? एक तो हमारी बॉडी को कवर करना और दूसरा हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा बच्चों, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये ऑर्गन्स के बीच में एक प्रकार का बैरियर होता है ताकि वो एक दूसरे से अलग अलग रहें और एक दूसरे के फंक्शनिंग में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना कर सकें। बच्चों, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी मतलब डायाफ्राम से ऊपर वाली कैविटी, ये डायाफ्राम क्या है ये भी हम आगे जाके देखेंगे। तो वहाँ पे कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं। हमारा जो लिवर है वो हमारे स्टोमक के इन कॉन्टैक्ट है, लेकिन दोनों के पास अपना अपना एपिथेलियल टिश्यू है ताकि दोनों ही एक दूसरे के फंक्शन में इंटरफेयर ना कर सकें। तो बच्चों, उसने एपिथेलियल टिश्यू के हमें कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं। स्किन, इसकी बात तो मैं पहले भी आपसे कर चुका हूँ। द लाइनिंग ऑफ द माउथ। बच्चों, जब हमारा स्कूल लगेगा हम माउथ की जो स्केमस एपिथेलियम है इसकी स्लाइड तैयार करेंगे बच्चों, और ये होती है अपने माउथ की लाइनिंग। अगर आप अपने माउथ की लाइनिंग देखना चाहते हो तो कुछ नहीं, एक शीशा लो, शीशे के सामने अपना मुंह खोलो और अपने मुंह के अंदर आपको जो लाल लाल लाइनिंग नज़र आ रही है उसी लाइनिंग की बात ये कर रहा है। उसके बाद है बच्चों द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग दिखाने के लिए बच्चों मैंने ब्लैक बोर्ड पे एक डायग्राम बनाया है, आप उसको ध्यान से देखो। ये देखो बच्चों, ये जो डायग्राम है ये ब्लड वेसल का है, ये है ब्लड वेसल। आप ध्यान से देखो, मैंने ब्लड वेसल के अंदर एक स्पेस बनाई है, उसको मैंने लिखा है लूमन। लूमन वो वाला स्पेस होता है बच्चों ब्लड वेसल का जहाँ से ब्लड फ्लो करता है। और मैंने 2 जगह पे स्क्वेमस एपिथेलियम, ये बच्चों स्क्वेमस जो है ये एक प्रकार की एपिथेलियम है, आप आगे जाके देखोगे। मैंने 2 जगह पे एरो से स्क्वेमस एपिथेलियम दिखाई है।
क्योंकि ब्लड वेसल है, अंदर से खोखली है, एक इसका बाहर वाला सरफेस है, एक इसका अंदर वाला सरफेस है जो लूमन के इर्द गिर्द है। बच्चों दोनों ही सरफेस जो हैं ब्लड वेसल के, वहां पे स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। दूसरा डायग्राम बच्चों जो आप देख रहे हो अब, सेंटर वाला डायग्राम, ये रीनल ट्यूब्यूल का है, क्योंकि वो एग्जाम्पल में बताता है कि जो रीनल ट्यूब्यूल है उसके पास भी एपिथेलियम होता है। बच्चों ये रीनल ट्यूब्यूल है जो डायग्राम नंबर 2 में आप देख रहे हैं, दिस वन। ये बच्चों हमारी किडनी में होता है और इसके पास भी एपिथेलियल टिश्यू होता है। और जो बच्चों जो तीसरा डायग्राम मैंने बनाया है, ये आपको अल्बियोलस, सिंगल इज कॉल्ड अल्बियोलस एंड प्लूरल इज कॉल्ड अल्बियोलाई, ये दिखाने के लिए डायग्राम बनाया है। बच्चों ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ऊपर देखो विंड पाइप है, ऊपर देखो विंड पाइप है जिसे ट्रेकिया लिखा गया है। ट्रेकिया जब हमारी चेस्ट में पहुंचता है तो वहां जाके वो 2 ब्रांचेस में टूट जाता है जिनको ब्रोंकाई कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये PRI का मतलब है प्राइमरी ब्रोंकाई। अगर हम एक की बात करें तो हम ब्रोंकस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर हम दोनों की बात करें तो हम ब्रोंकाई वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो चेस्ट के सेंटर में जाके जो ट्रेकिया है विंड पाइप, वो 2 ब्रोंकाई बनाता है, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट ब्रोंकस है वो राइट लंग में चला जाता है, जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो लेफ्ट लंग में चला जाता है। लंग्स के अंदर जाके बच्चों ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई हैं ये सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शरी ब्रोंकाई बनाते हैं, ब्रोंकियोल्स बनते हैं, अल्बियोलर डक्ट्स बनते हैं, और उन अल्बियोलर डक्ट्स के ऊपर ग्रेप्स की तरह छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको अल्बियोलस कहते हैं। सिंगल इज कॉल्ड अल्बियोलस एंड प्लूरल इज कॉल्ड अल्बियोलाई। ये जो आपको ग्रेप्स के गुच्छे की तरह छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं ये अल्बियोलाई हैं। और बच्चों इन अल्बियोलाई का जो सरफेस है इट इज आल्सो लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम, मतलब कि एक प्रकार की एपिथेलियम। तो बच्चों उसने हमें 5 एग्जाम्पल दिए हैं कि कहाँ कहाँ आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको पांचों के पांचों ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्लियर होंगे। तो बच्चों एपिथेलियल टिश्यू सेल्स के बारे में वो कहता है ये टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, ये देखिए जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, चाहे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, चाहे ये कॉलमनर एपिथेलियम है, चाहे ये ऊपर वाली स्क्वेमस एपिथेलियम है, बिल्कुल सही कह रहा है वो कि जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कॉन्टिन्यूस शीट बनाते हैं, मतलब बीच में किसी प्रकार की ब्रेकेज नहीं है। सेलों के बीच में थोड़ा बहुत सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो कि सेलों को आपस में जोड़ के रखता है और किसी प्रकार की इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। बच्चों जब आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे आप देखोगे किसी प्रकार की इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, लेकिन सेलों को जोड़ने वाला सीमेंटिंग मटेरियल है, लेकिन वो हमें डायग्राम में दिखाई नहीं देता। बच्चों एक तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका मेन फंक्शन है कवर करना हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी सरफेस को, और साथ में देना प्रोटेक्शन। इसके अलावा नेचर ने एपिथेलियल टिश्यू इसलिए बनाया है ताकि कोई भी सब्सटेंस अगर वो किसी ऑर्गन के अंदर जाना चाहता है या ऑर्गन से बाहर आना चाहता है तो उसे कम से कम एक एपिथेलियम लेयर में से गुजरना पड़ता है। ये भी इसका रोल होता है। काफ़ी सारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बच्चों जो कि परमिएबल होते हैं और उनके बीच में से जो सब्सटेंसेस हैं उनका एक्सचेंज होता है, मतलब जो मटेरियल्स हैं वो ऑर्गन के अंदर भी जा सकते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन के बाहर भी आ सकते हैं। बच्चों एपिथेलियल टिश्यू किसी भी प्रकार का हो, लेकिन हर प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू के पास एक फिब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। फिब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब है बच्चों एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो फाइबर की बनी हुई है। बच्चों मैंने अपनी गूगल मीट के दौरान भी आपको बताया था कि जैसे आप स्क्वेमस एपिथेलियम देखो, स्क्वेमस एपिथेलियम के नीचे आपको ये स्काई ब्लू कलर की एक शीट सी नज़र आ रही है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। उसी प्रकार से जो कोबॉइडल एपिथेलियल है उसके पास भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है
और जो कॉलमनर है उसके पास भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर मतलब ये सेलों की बनी हुई नहीं है। एक्स्ट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब ये सेलों से बाहर है और ये प्रोटीन की बनी होती है और इसमें होते हैं फाइबर, इसीलिए इसको फिब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखा है। बच्चों अब समय आ गया है अलग अलग प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करने का। बच्चों सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये रहा बच्चों स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप टिश्यू का सरफेस देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे टाइल्स को आपस में जोड़ा गया है, क्योंकि सरफेस से देखने से ऐसे लगता है कि टाइल्स आपस में जुड़ी हैं। इसीलिए जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। तो बच्चों ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है ये हमारे बॉडी के काफ़ी सारे ऑर्गन्स में पाई जाती है, जैसे कि उसने हमें एग्जाम्पल दी है इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स, आपने देख लिया। लंग अल्वियोलाई, वो भी आपने डायग्राम में देख लिया। कहता कि ब्लड वेसल्स और लंग अल्वियोलाई ये दोनों सरफेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होना होता है, मटेरियल्स का एक्सचेंज होना होता है और वहाँ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। और वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो स्क्वेमस एपिथेलियम प्रोवाइड करती है। जो सेल हैं वो पतले से हैं, थिन हैं, फ्लैट हैं, उनकी अपनी एक इर्रेगुलर सी डेलिकेट लाइनिंग है। इसके अलावा बच्चों ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऊसोफेगस। बच्चों हमारी फूड पाइप जो है वो अंदर की तरफ से स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड है। लाइनिंग ऑफ द माउथ, अभी अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप अपना मुंह खोलोगे तो आपको मुंह के अंदर लाल लाल लाइनिंग नजर आएगी, वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड है। बच्चों हमारी जो स्किन है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। लेकिन बच्चों हमारी जो स्किन है वो थोड़ी अलग प्रकार की स्क्वेमस एपिथेलियम है, जिसे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और नॉर्मल एपिथेलियम का क्या मतलब है? बच्चों ये जो नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम है इसे हम सिंपल कहते हैं। सिंपल मतलब वन सेल थिक। और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये मल्टी सेल थिक होती है। बच्चों इसका एग्जाम्पल है हमारी स्किन। हमारी जो स्किन है ये मल्टी सेल थिक होती है, इसमें कितनी सारी सेल्स की लेयर होती है, इसलिए इसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। अगला जो एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है वो है कॉलमनर सेल्स। ये देखो बच्चों, वैसे डायग्राम में तो पहले कोबाइडल है, लेकिन क्योंकि उसने पैराग्राफ में कॉलमनर सेलों की बात पहले की है तो हम भी कॉलमनर सेलों की बात पहले कर लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू और कॉलमनर एपिथेलियम। ध्यान से देखो बच्चों, सेल कैसे हैं? सेल लंबे लंबे हैं। जैसे जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल में आप लंबे लंबे कॉलम नहीं बनाते, जैसे आप टेबल में लंबे लंबे कॉलम बनाते हैं उसी प्रकार से जो सेल हैं ये कॉलम लाइक हैं, पिलर लाइक हैं, रॉड लाइक हैं, इसलिए इनको कॉलमनर सेल्स कहा गया है। और एपिथेलियम का नाम क्या रखा गया है? कॉलमनर एपिथेलियम। ओके बच्चों, अगर जब कभी भी कॉलमनर एपिथेलियम का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना हमारी एलिमेंट्री कनाल। हमारी जो एलिमेंट्री कनाल है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके सरफेस पे बिलाई होते हैं और उन बिलाईज के सरफेस पे उन बिलाई को लाइन करने वाले कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। वहाँ पे वो जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं वो दो प्रकार के काम करते हैं, अब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। अब्जॉर्प्शन किसकी बच्चों?
क्योंकि वहाँ पे जो कॉलमनर सेल्स हैं उन्होंने फूड को ऑब्जॉर्ब करना होता है, वो डिजेस्टेड फूड को ऑब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पैदा करती है इंटेस्टाइनल जूस, और उस इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करना ये काम भी इन कॉलमनर सेल्स का होता है। तो बच्चों इसके अलावा और एग्जाम्पल, दूसरी जो एग्जाम्पल है वो है बच्चों हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बच्चों मैंने अभी अभी आपको डायग्राम दिखाया था, मैं फिर से आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो आप ट्रेकिया देख रहे हैं और ये जो आप प्राइमरी ब्रोंकस देख रहे हैं, प्राइमरी ब्रोंकस मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई, जब दो की बात होगी तो प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद बनेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद बनेंगे टर्शरी ब्रोंकाई इनसाइड दी लंग्स, और ये सारा का सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाता है बच्चों। ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ऑल आर लाइंड बाय कॉलमनर एपिथेलियम। बच्चों इनकी जो कॉलमनर एपिथेलियम है ये सिलिएटेड होती है, मतलब सेल्स के ऊपर छोटे छोटे सिलिया होते हैं। मैं आपको डायग्रामेटिकली इसके बारे में बता देता हूं। पहले मैंने क्या किया, पहले जो मैंने ट्रेकिया में विंड पाइप में कार्टिलेजिनस रिंग बनाए थे मैंने उनको रिमूव कर दिया। उनको रिमूव करने के बाद पहले मैं क्या बनाऊंगा, पहले ये मैं कॉलमनर सेल्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बच्चों, ये कॉलमनर सेल्स। ये देखो मैंने 3 कॉलमनर सेल बनाए हैं, हर जगह पे कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट हैं, इस तरफ भी प्रेजेंट हैं तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट हैं। और इन कॉलमनर सेल्स के पास छोटे छोटे धागे हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सीलिया। ये रहे सीलिया। जैसे कि आपने पैरामीशियम के केस में देखा होगा कि पैरामीशियम के सरफेस पे सीलिया होते हैं, वैसे ही बच्चों इन कॉलमनर सेलों के पास भी सीलिया हैं। असल में हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये म्यूकस सक्रीट करता है। उस म्यूकस में डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरसेस फिक्स हो जाते हैं। जो सीलिया होते हैं ये बाहर की तरफ वाइब्रेट करते हैं ताकि म्यूकस में जो भी डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरसेस फिक्स हो गए हैं वो सीलिया की मूवमेंट के कारण हमारे फेरिंग्स में पहुंच जाएं और वहां से हम उनको अपनी बॉडी से बाहर, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चों कॉलमनर एपिथेलियम ये रही। और बच्चों एक बात आप याद रखना, हमेशा सीलिया प्रेजेंट होंगे ये जरूरी नहीं है। जैसे ट्रेकिया के केस में तो सीलिया प्रेजेंट हैं, इन केस ऑफ ट्रेकिया देयर आर प्रेजेंट सीलिया। लेकिन वही कॉलमनर सेल्स जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं तो उनके ऊपर किसी प्रकार के सीलिया नहीं होते, वहाँ उनके ऊपर छोटे छोटे माइक्रोबिलाई होते हैं जो कि सेलों का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि वो डिजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन अच्छे ढंग से करवाएं। बच्चों नेक्स्ट जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू है, और ये रहा कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। आप ध्यान से देखो बच्चों, सेल क्यूब लाइक हैं, क्योंकि सेल क्यूब लाइक हैं इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू का नाम है कोबाइडल एपिथेलियम और कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल आपने देख लिया था। डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स, बच्चों हमारे मुंह में 3 पेयर होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स के जो कि सलाइवा पैदा करते हैं। उनको डक्ट्स लगी होती हैं, मतलब उनको एक प्रकार की छोटी छोटी डंडियां लगी होती हैं, और वो जो डक्ट्स होती हैं उनकी कोटिंग, उनकी जो लाइनिंग है वो कोबाइडल एपिथेलियम करता है, और इसका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट। इसके अलावा बच्चों जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये ग्लैंड्स भी बनाते हैं। हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, जैसे स्किन में पसीना पैदा करने वाले स्वेट ग्लैंड्स हैं, और वैक्स पैदा करने वाले, ऑयल पैदा करने वाले सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, उसी प्रकार से हमारे मुंह में सलाइवा पैदा करने वाले सलेवरी ग्लैंड्स हैं। ये जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जो किसी ना किसी प्रकार का सेक्रीशन पैदा करते हैं
उनके जो सेल्स होते हैं वो भी मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। मतलब उनके जो उन टिश्यूज़ के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं और एडिशनल स्पेशलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब कि वो स्पेशलाइज्ड होके ग्लैंड बन जाते हैं, वो ग्लैंड सेल्स बन जाते हैं और वो कई प्रकार के सिक्रीशन बनाते हैं। जब ये सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं, ग्लैंड्स बनाते हैं, ग्लैंड सेल्स एक्ट करते हैं, तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाते हैं। तब उस स्पेशल एपिथेलियम को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। तो बच्चों ये मैंने जैसे कि कहा था कि इस वीडियो में हम दो बातें करेंगे। एक तो हम एनिमल टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो बच्चों मेरे हिसाब से अब एपिथेलियल टिश्यू आपको क्लियर हो गया है। आपके नोट्स में आपको एपिथेलियल टिश्यू का टेबल भी मिल गया होगा और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जो नोट्स हैं वो भी मैंने बना रखे हैं। आप बच्चों उनको सही ढंग से लिख लो और याद कर लो, और अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी, तो नेक्स्ट गूगल मीट पे आप मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट गूगल मीट पे मिलेंगे और फिर मैं आपको वीडियो भेजूंगा कनेक्टिव टिश्यू का, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू का और उसके बाद नर्वस टिश्यू का। याद रखना बच्चों, जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे हेड, थैंक यू वेरी मच।